अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विसाल उर्दू इंटरनेशनल पर प्रोग्राम बातचीत और मैं हूं मेज़बान ग़ुलाम नबी मदनी। नाजरीन किराम, पाकिस्तान की सियासत शुरू से लेकर अब तक मरूसियत का शिकार है। आम आदमी कभी आगे नहीं आ सका। आम आदमी ने कभी मुल्क की खिदमत के लिए उसे मौका नहीं दिया गया। क्या वजह है कि एक ही ख़ानदान, पहले बाप, पहले दादा, फिर बाप और फिर पोता, और इस तरह एक सिलसिला है जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। सियासत के अंदर हम देखते हैं पाकिस्तान पर जो हुक्मरानी करने वाले ख़ानदान हैं, अगर तफसील में जाएं तो तकरीबन 80 के करीब ऐसे ख़ानदान बनते हैं जो जागीरदार भी हैं और मरूसियत का शिकार भी हैं। पाकिस्तान की सियासत में ऐसा कई बार हुआ कि एक ही टेनोर के अंदर बाप भी कौमी असम्बली का रुकन बना और बेटा भी बना। और ऐसा तो अब भी मौजूद है कि बाप कौमी असम्बली के रुकन हैं, बहू, बेटा, ये इसी तरह भाई वो सूबाई असम्बलियों के रुकन हैं। आप पाकिस्तान की सियासत का अगर जायज़ा लें तो हर जगह, हर सूबे के अंदर ये हमें हकीकत नज़र आएगी कि हर पार्टी के अंदर भी, जितनी भी पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम हो या तहरीक इंसाफ हो, जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन सब में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका भाई, बहू, बहन या बाप या दादा या चचा, इनमें से कोई ना कोई सियासत में रहा होगा या इस वक्त भी मौजूद होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं मरूसी सियासत के बारे में कि सियासत के अंदर मरूसियत क्यों आई और ये किस कदर ख़तरनाक है, इसके नुकसानात क्या हैं। तो इस उन्वान पर आज हमारे साथ मेहमान पैनल में होंगे मोहतरम जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, जो पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं और साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं, और इसी तरह हमारा साथ देंगे मोहतरम जनाब रियाज़ हुसैन पीरज़ादा साहब, जो मुस्लिम लीग नून के MNA भी हैं और वफाकी वज़ीर भी हैं, और इसी तरह हमारा साथ देंगे मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब, जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं और जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ है, और हमारा साथ देंगे मोहतरम जनाब सेनेटर शाही सैयद साहब, ANP से ताल्लुक़ है, वो भी हमारे साथ होंगे। और इसी तरह जमात इस्लामी से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रब्ता हो जाए अमीर जमात इस्लामी से। ग़ालिबन अगर वो मसरूफ़ ना हुए तो वो ज़रूर हमें वक्त देंगे। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की सियासत की, तो पाकिस्तान की सियासत, जैसा कि अर्ज़ किया मैंने, कि पाकिस्तान की सियासत पिछले शुरू से लेकर अब तक मरूसियत का शिकार है। मरूसियत जमहूरियत के लिए कातिल है। कहा जाता है कि मरूसियत जो बादशाहत से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि बादशाहत में एक ताकतवर होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो सलाहियत होती है कि किसी हद तक वो हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन मरूसियत में हमने ऐसा भी देखा कि जिन्हें कुछ समझ भी नहीं होती, लेकिन चूँकि उनका किसी न किसी, उनके वालिद या उनके वालदा किसी न किसी तरीके से वो सियासत में रहे, तो उनके बच्चों को फिर आगे सियासत में आने का मौका मिल गया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सेनेटर शाही सैयद साहब ने, ANP से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम शाही सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम सलाम, बहुत मेहरबानी जी शाही साहब, आज हम बात कर रहे हैं मरूसी सियासत के हवाले से कि मरूसी सियासत जमहूरियत के लिए किस कदर ख़तरनाक है और किस हद तक कातिल है। तो आपके ख़्याल में मरूसियत और जमहूरियत ये दोनों आपस में मुतज़ाद हैं, एक दूसरे के लिए नुकसानदेह हैं या नहीं हैं? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँ तो और देखने सुनने वाले को सलाम देता हूँ जी। ये अलग मौकों पे अलग अलग पोजीशन होता है कि एक जगह अगर मौरूसी सियासत है, उनका किरदार क्या है, उनका रोल क्या है और उन लोगों ने सियासत किस मकासद के लिए करते हैं। जी, सियासत तो इबादत है। बिल्कुल। अगर आदमी अपना काम छोड़ के और आवाम की और दूसरों के बच्चों का फिक्र करे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सवाब का काम है, खिदमत खल्क है। जी, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में या हमारे इस दौर में हम सियासत धोखे को कहते हैं। किसी को धोखा देके हम कहते हैं कि हमने कैसी सियासत की, यानी कि हमने धोखा किया, जी, लिहाजा हम उसको सियासत समझते हैं। अब जहां तक आप सियासत मॉडर्सी की बात कर, तो वो मेरिट भी होना चाहिए, मेरिट की भी जरूरत है कि अगर वो बंदे में वो कैपेबल है और काबिल है तो ये गुनाह नहीं है कि एक सियासतदान का बेटा जो है वो सियासत में ना रहे। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है,
तो सियासतदान का बेटा भी बनना चाहिए, उसका फॉलोअर क्या है और वो अपने पार्टी के लिए और उस मंशूर के लिए क्या है, जो हर पार्टी का अपना अपना मंशूर है। जी मंशूर तो सारी पार्टियों का अवाम की खिदमत के लिए होता है, मगर मैंने तो पार्लियामेंट में भी देखा कि यहाँ पे कोई भी लोग पाकिस्तान के लिए भी ना काम करते और न मजहब के लिए। मजहब के नाम पे भी लोग वोट लेके आते हैं, लेकिन फिर मजहब का नाम नहीं, जो पाकिस्तान के नाम पे भी वोट लाते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में फिर मैंने जो देखा, मैंने वहां पे पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची देखा, या मैंने वहां पे पीपल पार्टी, ANP, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी पार्टियां देखी। वहां पे जी वो चीजें तो हमने जो आवाम को डिलीवर करना है, वो तो पार्लियामेंट अपना रोल तो अदा ही नहीं कर रहा। जी वो तो सिर्फ तनहाई ले रहे हैं और अपने अपने पार्टियों को सपोर्ट में लगे हुए होते हैं और अपने अपने कौमियत की बात करते हैं। जी ये इन चीजें तो ज्यादा है। जहां तक मोदी से सियासत है, तो मेरे ख्याल में ना उस पर कोई खातगान लगना चाहिए और ना उसको लाजमी करना चाहिए कि बस जिसका ना कहे तो सारी उम्र उसके पास रहेगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जी वहां पे लोग, उनके फॉलोअर और उस पार्टी का अपना एक इदारे होते हैं, पार्टी जो चलती है। जैसे हमारे, मैं अपनी पार्टी का मिसाल देता हूँ, हमारा वार्ड यूसी सतह पे तंजीम होता है, फिर जिला में होता है और फिर सूबे में होता है, फिर मरकज में होता है। तो जी हमारा तरीका एक फोरम आता है कि हमारा काउंसिलर कैसे बनेगा, पार्टी का जो है सिंध कैबिनेट का जो है मेंबर कैसे बनेगा, मरकज का कैसे बनेगा, वो तरीका है हमारा, आईन है, मंशूर है। जी हम अगर अपने आईन और मंशूर पे चलते हैं तो फिर ये लाजमी नहीं है कि मोदी की सियासत हो जाएगा। हर 4 साल बाद हमारा इलेक्शन होता है, वार्ड की सतह से काउंसिलर बन जाते हैं, वो सिंध काउंसिल को वोट देते हैं और फिर उसमें मरकजी काउंसिल के बंदे होते हैं, वो 600 बंदे पूरा पाकिस्तान से आते हैं और उसमें 50% जो है मेंबर साजी पे आते हैं और 50% जो है वो हम जिससे हर सूबे को हिस्सा देते हैं। जी तो वो इसी तरीके से होता है और वो इदारे ही फैसला करता है कि कौन हमारा प्रेसिडेंट रहेगा, कौन नहीं रहेगा। हमारी पार्टी में आपने देखा होगा कि वली जी खान साहब के दौर में, उन दौर में अजमल खटक साहब भी हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इसी तरीके से हमारे पंजाब में अराइन साहब था, एहसान एहसान वराई साहब, वो भी रह चुके हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ पार्टियों का मुख्तलिफ मौजूआत है जी और मुख्तलिफ सिचुएशन है। जी शाही साहब, बिल्कुल आपने ठीक जिक्र किया कि जो सियासी मराहल होते हैं उनको तय करने के बाद कोई अपनी सलाहियत की बदौलत अगर आला ओहदे यानी पार्टी का सरबराह बन जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर किसी बाप का बेटा में अगर वो सलाहियत है वो आगे आ सकता है। लेकिन हम देखते हैं पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जैसे मुस्लिम लीग नून हो गई या इस्लामी पीपल्स पार्टी हो गई, जो उनके मौजूदा इस वक्त जो उनके ज़िम्मेदार हैं, जैसे बिलावल भुट्टो को देख लें या मरियम साहिबा को देख लें, वो जैसे आगे आना चाह रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें जो पुराने सियासतदान हैं जिनके 40-40 साल का अरसा गुजर जाता है पार्टियों के अंदर, वो उनके अंदर सलाहियतें, एबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो बेचारे गुलाम बन, उनका एक तस्वर ऐसा होता है जैसे वो गुलाम की हैसियत से खड़े हैं, लेकिन वो मजबूर होते हैं कि वो आगे नहीं आ पाते। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये एक रस्म है सियासी जमातों के अंदर, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखो, हर पार्टी में मैं समझता हूँ लीडर जो होता है वो सिंपल होता है और लोग उनको फॉलोअर होते हैं। वो कोई भी पार्टी है, शायद मैं उस पार्टी से इंतहाई नफरत करता हूँ, लेकिन उस पार्टी के वर्कर अपने लीडर से इंतहाई मोहब्बत करते हैं। बाज़ औकात अगर कोई लोग रेस्पेक्ट करते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर का एक रेस्पेक्ट था, एक इज्जत था। जी उनके बच्चे के साथ अगर वो इज्जत का मकाम देते हैं तो वो उनका फॉलोअर और उनका मसला है। लेकिन जिस आप इशारा करते हो, तो मेरे ख्याल में कि जो पार्टी के सीनियर लोग होते हैं वो पार्टी के एसेट होते हैं, वो उनको चलाते हैं। और पार्टी एक ऐसी चीज नहीं होती है कि या कोई दुकान तो नहीं है, ये पार्टी है और इसमें मशावरत होता है और इसमें सिर्फ एक होता नहीं होता। ठीक है, रिस्पेक्ट के लिहाज से, इज्जत के लिहाज से अगर किसी को ऊपर ले भी आया, लेकिन पार्टी के जो फैसले होते हैं वो उन सीनियर रहनुमाओं के मशावरत से होता है। तो मेरे ख्याल में कि हर पार्टी में होता है और जो आपकी सोच या फिक्र है वो सही है, आप अपनी जगह पे क्लियर हो, सही हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात हमारे मुल्क की जो है कल्चर वाइज, सकाफत वाइज, कि हम एक रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, हम ये समझते हैं कि और उस पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मैं कितना भी अच्छा होगा लेकिन मेरे पार्टी के लोग इकट्ठा नहीं होंगे जब तक आप आसमान यावली नहीं होगा या उसके घर का वली बाल का कोई बंदा नहीं होगा। तो फिर लोग बोलते हैं नहीं, ये जो सदारत है ये तो मर्दान को दे दो, चारसड्डे को दे दो, स्वाद को दे दो। हमारी तो बदकिस्मती है, ये भी है कि हम फिर कभी मसलक को बीच में इस्तेमाल करते हैं, कभी हम कौमियत को इस्तेमाल करते हैं, कभी फिर हम इलाके को इस्तेमाल करते हैं अपने मफाद के लिए। आप लोगों का सोच और सवाल बहुत अच्छा है। खुदा करे कि हम ऐसे सियासतदान बने कि जिसमें एहतराम इंसानियत हो जी और वहाँ पे कौमियत, मसलक और
पार्टी कोई माना न रखे, उसमें सिर्फ मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान की बात करे, तो इस तरीके से अगर हो जाएगा तो ये मुल्क भी अच्छा हो जाएगा और अच्छा भी चलेगा। लेकिन होता नजर नहीं आता है, क्योंकि हम लोग कभी कभार इलाका वाइज भी तकसीम होते हैं कि यार ये बंदा अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारे गांव का है तो मैंने इसको वोट देना है, इससे बतलाना। ये वो जो मेरिट है वो हमारे नीचे लेवल से लेके आखिर तक मेरिट की कत्ल होती है। अगर वोट देने वाला बंदा भी एक मतलब ये फैसला लगा है कि मैंने मेरिट पे वोट देना है, तो शायद आगे भी ठीक हो जाएगा। मगर वहां भी नहीं होता, वहाँ इलाका इस्तेमाल होता है, वहां पे बस्तर को भी इस्तेमाल करते हैं कि यार ये शिया है, ये सुन्नी है, ये सैयद है, ये हमारी बरादरी का है, ये मशवानी है, ये अफरीदी है, कास्ट के नाम पे हो जाता है। तो ये वो चीजें होती है कि हमारी छोटी छोटी गलतियां जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन उससे आगे चल करके बड़ी गलती बन जाती है। जी शाहिद साहब, बिल्कुल आपने ठीक जिक्र किया कि लोगों के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इज्जत होती है, उनको लोग चाहते हैं कि वो हमारे साथ आगे आएँ। लेकिन शाहिद साहब, हम जमात इस्लामी को देखें तो उनके अंदर एक सिस्टम है कि मरूसियत नहीं है, वहाँ पर बाप बेटा भाई आगे रिश्तेदार पूरी वो नहीं, सिलसिला नहीं है। और इसी तरह अगर MQM की किसी हद तक बात करें तो वहाँ भी बहुत ऐसे लोग हैं, तबके से वाले लोग हैं कि उनके रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन खुद ब खुद वो आगे आए हैं, आम लोगों को आगे लेकर आए हैं। तो ये एक अच्छा तासुर है, दुनिया में इसकी पहचान होती है। तो आपकी जमात में भी देखते हैं कि वली खान साहब के बाद उनके असफद यार वली साहब आए और इस तरह और हैं। तो इससे एक तसव्वुर ये जाता है दुनिया के अंदर कि जी यहाँ तो बस चंद एक ख़ानदान हैं, वही इसको खाते हैं, वही उसको चलाते हैं। तो इस रस्म को ख़त्म किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? जहां तक मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ तो चूंकि हम तो मुतमईन नसीबे है, बादशाह खान बाबा जिससे जो फलसफा मिल जाता नाम मैरिज भारत तशद्दुद की, उसकी तो आज फिर मुस्लिम की जरूरत है। आज अमेरिका भी लड़ाई बंद होना चाहिए, आज तो सारी दुनिया चाह रहा है। लेकिन हमारे तो बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी और उनका जो फलसफा था वो एहतराम इंसानियत पे था और सादगी पे था। तो वो हमको बादशाह खान बाबा के पहुंच की जगह पर भी नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन इस जैसे वली खान साहब थे, वो अपने सियासत में एक उसूल था, उस जमाने में बात होती, उसका वर्ड और वजन होता था। लेकिन बदकिस्मती सियासत में आज जो है गाली और गलोच, और जो ज्यादा गालियां देगा या ज्यादा बदतमीजी करेगा तो बड़ा सियासतदान हो जाता है। उनकी अपने अदवार है। असफानी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत कम आते हैं, कभी कभार आते हैं और जो मौजूद होता है उसके पास कर रहे हैं। हमारे जैसे जो लीडर बन जाते हैं वो तो हर चैनल पे मैं खुद दिन में 4 या 5 इंटरव्यू करता हूँ। लेकिन असफानी आप देखोगे तो महीने में 2 महीने में कोई एक आध इंटरव्यू देगा और वो अपनी वो जो नजरिया या सोच या फिक्र है उसी की बात करेगा और वो एक उसूली सियासत होती है। तो इस लिहाज से तो मैं ये समझता हूँ कि वो गिराने जिनको अल्लाह ताला ने एक ऐसी बसीरत दी होती है, एक कुदरत दी होती है, तो उनकी अपनी रिस्पेक्ट होता है। लेकिन अगर जिस तरह से आप इशारा करते हो MQM का आपने बोला, तो मैं तो आज भी ये कह रहा हूँ कि MQM पार्टी नहीं है, वो तो एक माफिया है और वो बंदोरिया खुदा करे को सियासतदान हो जाए, खुदा करे को पार्टी बना रहे। ये आपका जो दूसरा मिसाल आपने, पहले मैं आपसे माफी चाहता हूँ, सुनने वाले से मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन जमात इस्लामी जिस तरीके से मजहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये जमात इस्लामी नाम रखना सही था? क्या वो काम जमात इस्लामी का काम कर रहा है या वो मजहब के लिए काम कर रहा है? वो वही पार्लियामेंट में करप्शन हो रहा है, वही पार्लियामेंट में रिश्वत हो रही है, वही पार्लियामेंट में बैठे हुए जहाँ गन है। और मजहब में मुझे बताओ कि मजहब में आपका जमहूरियत कहाँ है? वहां तो तकवा है, परहेजगारी है, इबादत है। और ये जो जमहूरियत है तो इसमें तो एक प्रोफेसर का, एक अदीब का और एक दानिश्वर का वोट और एक चर्ची और मवाली का वोट बराबर होता है। तो ये कहाँ पर है? तो ये सारी चीजें ऐसी है कि लोगों ने, कोई लोग तो कौमियत के नाम इस्तेमाल करके और कोई लोग मजहब का नाम इस्तेमाल करके वो अपने अचीवमेंट चाहते हैं, वो अपनी कामयाबी वजारत बनना चाहते हैं और वही पैसा कमाना मोटिव उनका आखिर में आकर के उस वक्त इसलिए कि मेरी पार्टी कामयाब हो जाए, मैं वजीर बन जाऊँ और पैसा कमा लूँ। जी शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ शाहिद सईद साहब जो सीनेटर हैं ANP से। उनका भी यही कहना था कि सियासत अगर की जाए तो उसमें आवाम को सामने रखा जाए, आवाम के हुकूक़ का ख्याल रखा जाए और उनकी सियासत को इबादत समझ कर किया जाए। तो लेकिन जो असल सवाल है वो यही है कि ठीक है, आवाम की खिदमत होनी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि आवाम की खिदमत के लिए सिर्फ वही लोग आगे आते हैं जो जिनका किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक़ होता है, या जिनके वालिदैन या जिनके पास असर व रसूख होता है, जिनके पास दौलत होती है, वही आते हैं, या उनके भाई आते हैं, या उनके बेटे आते हैं। तो एक ही पार्टी से, एक ही ख़ानदान से मुख्तलिफ़ लोग आगे आते हैं और फिर
इसमें जैसे कि लोग कहते भी हैं और कहा भी जाता है दुनिया के अंदर कि ये इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। ठीक है, किसी हद तक ये बात भी ठीक हो सकती है कि जी एक फ़ौजी का बेटा फ़ौजी बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, तो क्या वजह है एक सियासतदान का बेटा सियासतदान नहीं बन सकता? ये एतराज़ बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, मरूज़ी जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, अगर हम उसका जायज़ा लें तो हमें जो लोग आगे आते हुए नज़र आते हैं, सलाहियतें अपनी जगह, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को देखा जाता है, ओहदे को देखा जाता है, ख़ानदान को देखा जाता है, बरादरी को देखा जाता है, उस वजह से ये लोग आगे आते हैं। लेकिन जो एक पूरी इंसाफ के साथ, एतदाल के साथ जो तकसीम है, वो नहीं हमें नज़र आती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनमें सलाहियत होती है हर पार्टी के अंदर कि वो क़यादत कर सकते हैं, सरबराह बन सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरबराह सिर्फ़ और सिर्फ उसको बनाया जाएगा जिसके ख़ानदान वाले जिसकी पार्टी होगी, जिसके ख़ानदान वाले जिनकी पार्टी होगी, उसके ख़ानदान में से किसी फ़र्द को चुना जाएगा। तो पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी पार्टी आप देख लें, पीपल्स पार्टी को देख लें, पुरानी पार्टी है, भुट्टो के बाद उनकी साहिबजादी को आगे लाया गया। हालांकि उनके पोते पोतियाँ भी तो हैं, वो भी तो उसकी क़यादत कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो दूसरे लोग हैं, जो उनके वर्कर हैं, जो सियासतदान हैं उस पार्टी के अंदर, उनमें से भी बहुत से एतजाज़ एहसन को आप देख लें, उनके अंदर बड़ी सलाहियत है, तो वो भी आगे आ सकते हैं, लेकिन मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि वो भुट्टो के बेटे नहीं हैं, भुट्टो ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ नहीं है। जिनका भुट्टो ख़ानदान से ताल्लुक़ होगा वही उसी पार्टी के साथ उसी पार्टी की क़यादत कर सकेगा। इसी तरह आप शरीफ ख़ानदान को देख लें, नून लीग को देख लें, वहाँ भी कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके अंदर सलाहियतें हैं कि वो पार्टी को संभालें, पार्टी के उमूर को चलाएँ, लेकिन चूँकि उनका ताल्लुक़ शरीफ ख़ानदान से नहीं, इसलिए वो पार्टी के सरबराह नहीं बन सकते। और कितनी अजीब बात है कि अभी कुछ दिन पहले कि ठीक है, जो फ़ैसला हुआ उसको माना गया, फिर एक आइन के तहत आइन में तरमीम भी की गई कि जो नाअहल शख्स जो है वो पार्टी का सदर बन सकता है। ये भी एक अफसोसनाक रवैया है। इंसाफ ये है, और जो अब तारीख़ अगर देखें उठाकर, दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक को हम उठाकर देख लें, वहाँ पर पार्टियों के अंदर बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन होते हैं और आम आदमी, आम वर्कर पार्टी के बड़े बड़े ओहदों तक पहुंचता है। ठीक है, चंद बड़े बड़े आप जमहूरी ममालिक को हम देख लें, अमेरिका को देख लें, कनाडा को देख लें, वहाँ पर भी चंद एक ख़ानदान है जो सियासत में वो हैं, आगे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि वहाँ पर इलेक्शन होते हैं पार्टियों के अंदर, और पार्टियों के अंदर साफ शफाफ निज़ाम होता है, एक आम आदमी वो आगे जा सकता है। अभी हाल ही में हमारे सामने सिंगापुर की मिसाल है, वहाँ पर कैसे एक गरीब आदमी की बेटी सदर बन गई। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। पाकिस्तान में कभी हम नहीं देखेंगे कि एक आम आदमी पाकिस्तान के किसी बड़े ओहदे पर पहुँच जाए, पाकिस्तान का सदर बन जाए, वज़ीर आज़म बन जाए। जो भी बना, जो भी आगे आया, वो वही था जिसके पास कोई जागीरदार थी, या जिसके पास कुछ ना कुछ उनका अपना असर और रसूख था। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब शफ़क़त महमूद मलिक साहब ने, मरकज़ी रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम शफ़क़त साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जी मेहरबानी। और मलिक जी नहीं हूँ मैं, शफ़क़त महमूद। जी माज़रत शफ़क़त साहब, आज हम बात कर रहे हैं मरूसी सियासत के ऊपर कि जमहूरियत और मरूसियत में क्या फ़र्क है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं उन सब में मरूसियत चली आ रही है, जबकि तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिन्होंने एक नारा लगाया कि हम जागीरदारों से और मरूसियत के जो एक तसलसल है उससे हम निजात दिलाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जमहूरियत के साथ अगर मरूसियत आ जाए तो किस कदर ख़तरनाक होती है इनका आपस में जोड़ तोड़? देखिए, मरूसियत जो है वो तो जमहूरियत की जो रूह है उसकी मुनाफी है। बिकॉज आप ये तो बादशाहत है ना, बादशाहत को बाप है, फिर बेटा है, फिर तो ये तो बादशाहत और मरूसियत तो एक लाजिम मलजूम है। जमहूरियत और मरूसियत बिल्कुल एक दूसरे की नफी है। इसलिए हमारी जमात जो है वो बिल्कुल मरूसियत के खिलाफ है, और हम समझते हैं कि बिल्कुल मरूसियत जो है वो नहीं होनी चाहिए, और लेकिन नज़र हमें हर जगह आती है। जी शफ़क़त साहब, जो पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें हैं उनके अंदर मरूसियत है, तो उस मरूसियत की वजह से अवाम को बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ा कि एक ही बंदा पूरी जमहूर के ऊपर हुक्मरानी करता है, गोया कि आमिराना तरीका इख्तियार हो गया। तो आम पाकिस्तान के अवाम को हम कैसे शऊर दे सकते हैं कि इन मरूसी सियासतदानों से निजात हासिल कर सकें?
देखिए, इसमें वक्त लगेगा, एक दिन में नहीं होगा ये एक साउथ एशिया की या जो बैकवर्ड सोसाइटीज हैं उनकी एक हकीकत है। बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कुछ हद तक अमेरिका में बुश फैमिली जो है उसके कई और कैनेडी फैमिली के लोग भी इलेक्ट हुए, लेकिन ये खासा आम तौर पे जो पसमानदा सोसाइटीज हैं उनका है, जहाँ पे लोग जो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते या जो उस वक्त जो हालात है उसमें वो अपना मुकाम पैदा नहीं कर सकते, इसलिए वो ये मौरूसियत जो है ये पनपती है। लेकिन जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती जब तक इसका कला कमा ना किया जाए। जी, तहरीक इंसाफ के हवाले से आप क्या कहेंगे कि तहरीक इंसाफ किस तरह अपना किरदार अदा कर सकती है मरूसियत के खात्मे के लिए? सबसे पहले तो आप अपने किरदार से कर सकते हैं ना। जी। तो हमारी लीडर जो है उसने अपने बच्चों के बारे में कभी नहीं कहा कि वो भी सियासत में आएंगे, और हमारे जो बाकी अकाबरीन हैं उनमें हो कहीं कहीं है कि उनके बच्चे भी आ रहे हैं सियासत में, लेकिन बहसीयत मजबूरी हम इस सारे अमल के खिलाफ हैं और हम ये कहते हैं कि जमहूरियत तभी पनप सकती है जब मॉरिशस खत्म। जी शफकत साहब, लेकिन एक और आपकी जमात पर एतराज़ होता है कि कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ कि पार्टी के अंदर इलेक्शन कभी थोड़ा सा ताख़ीर हुई, उसमें फिर बार बार ये भी सामने आया कि बिला मुकाबला इमरान खान साहब का इंतखाब हुआ। तो इस अमल में आप क्या समझते हैं कि सियासी जमातें जितनी भी हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें पार्टी के अंदर इलेक्शन हो और फिर आम आदमी आगे आए? आपका तो नारा ही ये है कि हम आम आदमी को आगे लेके आएंगे, पढ़े लिखे नौजवानों को आगे लेकर आएंगे। तो इसमें फिर इमरान खान साहब बार बार चेयरमैन मुंतखब हो जाते हैं, सरबराह मुंतखब हो जाते हैं। इस हवाले से आप आवाम को क्या तासुर देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो बात यह है कि तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसने जेन्युइन किस्म के इंतखाबात कराए जी। और हमारे जो अंदर ओहदे थे वो इंतखाबात की बुनियाद पे हुए। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की वजह से ये तहरीक इंसाफ चली है, बड़ी है, इसलिए उसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है ना कि वो पार्टी के लीडर है जी। तो लेकिन हम एक ऐसे अदारे बना रहे हैं कि जो आइंदा बाकायदा इलेक्शन हो, ताकि उससे ये लोग जो आगे आए पार्टी के अंदर वो ऐसे लोग हों जिनकी पार्टी की सपोर्ट। जी अच्छा, आखिर में शफकत साहब ये बताइएगा कि नून लीग के हवाले से उनके अंदर जो मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं वो नाराज़ हैं कि चूँकि उनके अपने ही ख़ानदान के मरियम नवाज़ साहबा आगे आना चाह रही हैं या हमज़ा साहब उनको लीड करना चाह रहे हैं, तो आप नून लीग का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या वहाँ पर मरूसियत चल निकलेगी जैसे कि भुट्टो ख़ानदान में आगे चली है? मरूसियत तो वहाँ पे बहुत बेशुमार है, दोनों भाई हैं, उनके बच्चे भी तैयार हो रहे हैं जी। तो वो तो बिल्कुल आपको नजर आ रही है। बल्कि वहाँ तो सक्सेशन की जंग जारी है मुख्तलिफ बच्चों के दरमियान, तो वो आपको नजर आता है वहाँ पे। लेकिन इस तरीके से तो नून लीग का मुस्तकबिल बहुत मखदूश है। जी शफकत साहब, बहुत मेहरबानी। जी बहुत शुक्रिया शफकत साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत साहब। उनका भी यही कहना था कि तहरीक इंसाफ जो एक ऐसी जमात है जिसके अंदर जेन्युइन किस्म के इंतखाबात होते हैं, और मुस्तकबिल में भी वो कह रहे थे कि उनकी जमात के अंदर एक ऐसा निज़ाम होगा जिससे मरूसियत की जो जरासीम है या मर्ज़ है वो ख़त्म किया जाए। लेकिन जो बरह रास्त अगर हम उनकी जमात का फ़िलहाल तजिया करें तो फ़िलहाल तो एक इमरान खान के गिर्द ही उनकी जमात घूमती है, लेकिन मुस्तकबिल में दौड़ तोड़ है उनके अपने जो बड़े मरकज़ी रहनुमा हैं कि कौन उस पार्टी को क़यादत करता है। लेकिन बहरहाल उस दीगर जमातों की बनिस्बत तहरीक इंसाफ के अंदर ये बात है, वहाँ मरूसियत फ़िलहाल नहीं है और मुस्तकबिल के बारे में कोई कहा नहीं जा सकता कि वहाँ पर मरूसियत आगे आएगी या नहीं आएगी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातचीत और मैं हूं मेज़बान ग़ुलाम नबी मदनी। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं मरूसी सियासत और पाकिस्तान की आवाम के बारे में। अभी हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब क़मरुज़्ज़मान कायरा साहब ने, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं और साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने हमें वक्त दिया। कायरा साहब, आज हम बात कर रहे हैं मरूसी सियासत के हवाले से। आप चूँकि काफ़ी अरसे से सियासत से वाबस्ता हैं,
आपके ख्याल में दुनिया में ये बातें कही जाती हैं कि सियासत के साथ, जमहूरियत के साथ अगर मरूसियत मिल जाए तो बहुत नुकसानदेह होती है। तो मरूसियत जमहूरियत के लिए किस कदर ख़तरनाक है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये एक डिबेट बड़ी सिर्फ है जी कि जमहूरियत और मरूसियत साथ साथ नहीं चल सकते, और ये बात भी दुरुस्त है। जी। लेकिन एक बात और भी देखने की जरूरत है कि क्या जमहूरियत का कोई एक पैटर्न है जिसको सारी दुनिया में फॉलो किया जाएगा, या जमहूरियत मुख्तलिफ मुआशरों में इवॉल्व हुई है? जी। और ये मुआशरती रवैया भी जमहूरी होता है। सिर्फ कवानीन बना देने से, पार्लियामान बना देने से, आईन बना देने से जमहूरियत, सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। जी बिल्कुल। एक बिल्कुल पहला फेज होता है जिसको मिनिमल डेमोक्रेसी कहा जाता है। वो डेमोक्रेसी होती है जो आवाम के जरिए हाकमियत होती है, जिस तरह डेवलपिंग वर्ल्ड में है। एक होती है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसमें लोगों के चुनाव के जरिए हुकूमतें बनती हैं, और एक होती है मैक्सिमल डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी जो आज वेस्ट में है वो पूरे समाज की ग्रोथ के तहत है। वहां से कॉन्सिडरेबल डेमोक्रेसी है जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, तीनों कैटेगरीज में आती है। तो ये बात समझने की है कि अगर हम ये बात कहें कि जी राष्ट्रीय निजाम जो है ये बड़ा बुरा है और उसके साथ जमहूरियत नहीं जा सकती, तो यूरोप में भी ग्रेजुअल फेज आउट हुई है चीजें। हमारे मुआशरों ने डेमोक्रेटाइज होना है। हम पहले और दूसरे फेज की डेमोक्रेसी के फेज में हैं, और हमें तीसरे फेज तक पहुंचने के लिए सिर्फ कवानीन, सिर्फ पार्लियामान और आइन के जरिए नहीं, समाज के जरिए वो मैक्सिमल डेमोक्रेसी की तरफ जाना है। और जिसका जिक्र आप फरमाते हैं इस वक्त, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में या ये जो हमारा साइड है दुनिया की, इसमें खानदानों की, अफराद की बड़ी अहमियत है। लोग उनको फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी जमात में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अपनी वालदा के बाद वो आए हैं, पहले वालदा उनकी आई अपने वालिद की शहादत के बाद। तो उसकी वजह यह है कि लोग उनको फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ट्राई की, लेकिन बाकियों को लोग कबूल नहीं करते, उनकी सेक्रीफाइसेस के हवाले से भी, और उनके यहाँ एक स्ट्रक्चर भी खड़ा। अब अगर इसी तरह हिंदुस्तान में है, इसी तरह बांग्लादेश में है, इसी तरह श्रीलंका में है, तो ये समाजी ग्रोथ है, एवोल्यूशन है। जब जो सोसाइटी इवॉल्व होंगी, जमहूरी इदारे तगड़े होंगे, ये फेज आउट हो जाएगा, फिजल आउट हो जाएगा वरासती निजाम। जी कायरा साहब, लेकिन जैसे आपने अभी जिक्र किया कि आपकी जमात में जो शख्सियत है उसको फॉलो किया जाता है, जैसे शहीद भुट्टो साहब को पहले फॉलो किया गया, फिर बेनज़ीर साहिबा को फॉलो किया गया, ऐसे ही बिलावल नहीं, मैंने कहा मेरे समाज में किया जाता है। जी। तो लेकिन कायरा साहब, ये एक और जो एतराज़ उठता है वो ये है कि जमहूरियत के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है, इसके अंदर कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं सियासतदान जो 40-40 साल का अरसा गुजार देते हैं पार्टी के अंदर, उनके अंदर काबिलियत, सलाहियत उनसे ज़्यादा होती है, जो बाद में आते हैं, जो नए होते हैं, तो लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जाता, बल्कि जो नौजवान होते हैं, जिनके पार्टी के जो सरबराह जैसे गुजरे हैं, जैसे आपकी जमात के अंदर है, उनको आगे कर दिया जाता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने गुजारिश की ना कि जमहूरियत तो वोटों का नाम है ना जी। उसको लोग वोट देते हैं, जिसके गिर्द जमात इकट्ठी होती है, जो मेंटर होता है, जो मैग्नेट होता है, जिसके गिर्द सुपरस्ट्रक्चर जमातों के भी खड़े होते हैं, और उसके नाम के, उसके मंशूर के, उसकी शख्सियत के वोट मिलते हैं। नेचुरली वो लीडर होता है। उससे ज्यादा पढ़े लिखे हो सकता है लोग हो, उससे ज्यादा तजुर्बे वाले लोग हो, लेकिन जिसको लोग फॉलो करें डेमोक्रेसी में, तो वही आगे लीड कर रहा होता है ना। और फिर ये जो वरासती हाकमियत है, ये किसी की पाबंद तो नहीं होती। मिसाल के तौर पे मुझे किसी कायदे कुलिये में बांधा हुआ तो नहीं है ना पीपल्स पार्टी में जी। इसी तरह पीपल्स पार्टी के बाकी कारकुन हैं। अगर हम समझते हैं कि हम राष्ट्रीय हाकमियत के तहत नहीं चलना चाहते, तो हम दौड़ के अलग हो जाए। ये तो हमारी फ्री विल है कि हम उस खानदान की सेक्रीफाइसेस के तहत, उनकी कुर्बानियों के तहत, और फिर हमारे एक बाइंडिंग फोर्स वो बने हुए हैं। जब हमारा समाज, जब हमारा मुआशरा उस लेवल पे ग्रो करेगा कि हम इंफरादी तौर पे नहीं, इंस्टीट्यूशन पे बेस करेंगे, तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। ये किसी एक दिमाग की सूरत हाल नहीं है, ये समाज की सूरत हाल होती है। और वरासती निजाम समाज के साथ लिंक्ड है, किसी कानून के साथ नहीं है।
जी कायरा साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि समाज की ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन कायरा साहब जब हम देखते हैं कि एक शख्सियत को, ठीक है आपने कहा कि आपकी जमात की कुर्बानियाँ हैं उस वजह से समाज उनके साथ होता है, लेकिन बहुत से पाकिस्तान की जो दीगर सियासतदान हैं उनके अंदर कोई ऐसी कुर्बानियाँ भी नहीं हैं, लेकिन चूंकि अवाम उनके मातहत है तो अवाम पर चाहे वो जुल्म करें, अवाम को हुकूक ना भी दें, तब भी वो उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को अपना सब कुछ समझेंगे। तो जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा कि शाह महमूद कुरैशी और उनके जो भाई का झगड़ा हुआ, तो उस दौरान आपने एक मंजर देखा कि वहां अवाम पर किस तरह जुल्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद ऐसे ही लोगों को अवाम वोट देती है। देखिए यहाँ पे यही तो मैं बार बार आर्गुमेंट आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि यही समाजी ग्रोथ है। अगर समाज के साथ चीटिंग हो रही है, अगर समाज के साथ धोखा हो रहा है, अगर समाज के साथ, और लोग समझ रहे हैं, आप शाह महमूद कुरैशी का जिक्र फरमा रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं और वो लोग समझ रहे हैं कि हमारी इंसल्ट होती है, हमारा इस्तेमाल होता है, तो लोगों को भी तो खड़ा होना होगा ना। आज जिन मुआशरों को हम मिसाली मुआशरे समझ के फॉलो करना चाहते हैं, जिन निजाम को हम कहते हैं कि ये हमारा रोल मॉडल है, जरा और कीजिए वहां पे अगर कोई शख्स ज्यादा ताकत वाला है, ज्यादा रिसोर्सेज वाला है और वो असूल से हट के इनहराफ करता है से, तो कानून बाद में हरकत में आता है, पहले उसके रास्ते में वहां के लोग, उनका पब्लिक ओपिनियन खड़ा हो जाता है। ये बात समझने की है कि वहां के मुआशरे डेमोक्रेटाइज हुए हैं, वहां सोसाइटल ग्रोथ हुई है, सोसाइटी पहले खड़ी होती है, कानून बाद मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के वजीर आजम का नाम भी आया पनामा केस में, और आइसलैंड के वजीर आजम का नाम भी आया पनामा केस में। दोनों के डायरेक्ट नाम नहीं थे, इनके बच्चों के नाम थे, उनकी बीवी का नाम था। हमारे यहाँ भी तरीकाकार वही है कि उनके यहाँ भी वही है। उस वजीर आजम के खिलाफ भी कोई केस होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, उनको सफाई का मौका मिलेगा जिस तरह वजीर आजम पाकिस्तान को मिला, और उसके बाद उनके खिलाफ कोई अदालत फैसला करेगी तो उसकी अपील होगी। पाकिस्तान में ये हुआ। अच्छा, पाकिस्तान के वजीर आजम को सारी सब कुछ दिया गया, ट्रायल हुआ, उनको सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने के बाद भी वो ये अपने आप को बेगुनाह कहते हैं, और उनके साथ उनके फॉलोअर्स भी उनको बेगुनाह कह रहे हैं, कुछ फॉलोअर्स। लेकिन आइसलैंड के लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा वजीर आजम साहब ये बात आपने कानूनी तौर पे ये आप दुरुस्त है या नहीं है, कानून आपको माफी देता है या नहीं देता, आपने कंसील किया है हमसे, अगर ये सच है तो इस्तीफा दो। वहां पे समाज में खड़े होकर उस वजीर आजम से इस्तीफा ले लिया। तुम्हारा वजीर आजम ढटाई की इंतहा कर रखा हुआ है और जुलूस निकाल रहा है और गालियां दे रहा है, लेकिन उस तरह मूव नहीं कर रहा। सो ये जो आप सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जिसमें वरासी हाकमियत हो और लोग हाकमियत की बुनियाद से आगे जाएं, वो सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी का लेवल सोसाइटी की ग्रोथ पे एवोल्यूशन में आता है। अभी हम पहले उस फेज की डेमोक्रेसी है। जी कायरा साहब, आखिर में हमें ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनके बारे में पाकिस्तान के अवाम के अंदर ये पाया जाता है कि वो सही तरह से पार्टी को लीड नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से उनकी जो पॉपुलैरिटी है अवाम के अंदर वो भी थोड़ी सी कम हो रही है। उसकी एक वजह ये भी है कि ये बेनज़ीर मोहतरमा के बाद जो है उनकी जगह नहीं ले पाएंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि मुस्तकबिल में जो एक ये तासुर अवाम के अंदर पाया जाता है, इसको कैसे ज़ायल किया जा सकता है, और क्या वाकई बिलावल भुट्टो साहब जो है, भुट्टो साहब और अपनी वालदा की खलापुर कर पाएंगे? बिलावल भुट्टो साहब बड़े काबिल आदमी है, अभी उन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया है। जहां तक ताल्लुक उनकी जगह लोग उनको कबूल नहीं कर रहे, ये बिल्कुल गलत ऑब्जर्वेशन है। इसलिए कि लोगों का तो मुतालबा ही है कि बिलावल साहब आगे आए, और जहां तक पीपल्स पार्टी के कमजोर होने की बात है, उसमें बिलावल साहब कंट्रोल नहीं कर पाए। बिलावल साहब के पीपल्स पार्टी को टेक ओवर करने से पहले पीपल्स पार्टी की सूरत हाल जरा खराब हुई है। बिलावल साहब ने तो 2013 के इंतखाब के बाद पार्टी को टेक ओवर किया, इससे पहले नहीं किया। ये बात हमें समझने की जरूरत है, और लोग बिलावल साहब की बात सुनने आ रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। लोगों की डिमांड ये है कि बिलावल साहब शुड टेक द पार्टी फ्रॉम द फ्रंट और लीड करें, और वो शुरू कर दिया उन्होंने। तो इंशाअल्लाह उनमें वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, और पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर उनके साथ है। हमारे सीनियर्स हैं वो पूरे इल्म दानिश वाले भी हैं, तजुर्बे वाले भी हैं, और वो बिलावल साहब को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल वो अपनी वालदा की और अपने नाना की जगह लेंगे। याद रखिए, पीपल्स पार्टी के लिए पहला वक्त नहीं है। पीपल्स पार्टी इससे पहले भी
बहुत सारे चैलेंजेस से बरा हुई है, इससे भी होगी इंशाल्लाह। अच्छा कायरा साहब, बिलावल साहब को सामने रखते हुए आप मरियम नवाज साहबा को किस हद तक देखते हैं कि बिलावल साहब की तरबियत तो ठीक है, ख़ानदान का तसलसल है, पूरी रिवायत है, लेकिन मरियम साहबा के बारे में जब वो आगे आई तो उनकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात हो गए, बहुत से लोग नाराज़ हो गए और वफाकी वज़ीर दाखिला जो साबिक थे उन्होंने भी एतराज़ किया कि हम उनको लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मरियम बीबी का कोई मुवाजना नहीं है बिलावल साहब से। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब की जात के ऊपर उनका कुर्ब, उनकी अहलिया का कुर्ब उनको हासिल था और उनसे मुशावरत होती थी, तो मियां साहब की पॉलिसीज में बहुत बैलेंस था और वो कम मसाइल पे शिकार थे। जब से मरियम बीबी को ये रसाई मिली है और उन्होंने ये जगह हासिल की कि वो अपने वालिद को इन्फ्लुएंस कर सके, उनको राय दे सके, उनकी राय मनवा सके, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ के लिए इदारा जाती क्रैशेस भी सामने आए हैं और उनके डिक्लाइन भी सामने आए हैं। जी, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ कमर ज़मान कायरा साहब। उन्होंने मरूसियत के हवाले से बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि दरअसल हम जमहूरियत में एक बहुत जो पहला स्टेज है उस पर हैं। जैसे जैसे हमारा मुल्क और समाज आगे ग्रोथ करेगा, उनमें शऊर आएगा, तो इंशाल्लाह जो आम आदमी है वो भी आगे आता रहेगा। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातचीत। आज हम बात कर रहे हैं मरूसी सियासत के बारे में कि मरूसी सियासत जमहूरियत के लिए किस कदर ख़तरनाक है और पाकिस्तान की आवाम को मरूसियत की वजह से क्या क्या नुकसानात उठाना पड़े और मुस्तक़बिल में हम मरूसी सियासत का ख़ात्मा कैसे कर सकते हैं कि एक ही आदमी पूरी कौम के ऊपर, गोया कि जैसे हम आमिर की आमिराना हुकूमत की हम मज़म्मत करते हैं, मरूसियत तो इससे भी बदतर है कि यहाँ पर जो नाम होता है वो तो जमहूरियत का होता है, लेकिन जमहूरियत के नाम के तहत एक ही बंदा पूरी कौम के फ़ैसले कर रहा होता है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने, डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं और जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हैदरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हैदरी साहब, आज हम बात कर रहे हैं सियासत के अंदर मरूसियत जब आ जाए तो जमहूरियत ख़त्म हो जाती है, तो मरूसियत जमहूरियत के लिए किस कदर खतरनाक है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मौरूसी सियासत जहां तक अगर बात इस तरह है कि जैसे कोई शाही खानदान के लोग होते हैं कि एक फौत होता है तो उसका बेटा, फिर कोई फैमिली के लोग, इस तरह चलते चलते, तो ये सिस्टम तो बहरहाल जमहूरियत में नहीं है जी। लेकिन ये है कि अगर किसी शख्सियत का इतना किरदार है और उसके बाद उसकी औलाद में भी वो सलाहियतें हैं और पार्टी उसको मुंतखब करती है, तो फिर ऐसी जिसे इसको भी मौरूसी सियासत ही कहा जाएगा, लेकिन मेरी नजर में इसमें कोई कबात नहीं है। अगर पार्टी के अरकान मिलकर उसको मुंतखब करें उनकी सलाहियतों के पेश नजर जी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है जी। लेकिन मौलाना साहब, इससे फिर नुकसान ये होता है कि एक ही बंदा मुसलसल पार्टी के जिम्मेदार बन जाता है, सरबराह बन जाता है, तो जो बाकी पूरी जमहूर होती है, पूरी अवाम होती है, तो एक ही बंदा उन पर फैसले कर रहा होता है, एक ही बंदे के फैसले पूरी अवाम पर, पूरी पार्टी पर नाफिज हो रहे होते हैं। तो क्या आमिराना जमहूरियत, आमिराना ताकत और ये मरूसियत में एक दूसरे के साथ मुतरादिफ नहीं हो जाते इस सूरत में? देखिए, जो पार्टी सरबराह मुंतखब होता है उस पार्टी का एक मजलिस आमिला होता है, उस पार्टी का या उस जमात का जो है एक मजलिस शूरा होती है, उसके साथ साथ जनरल कौंसल के अरकान होते हैं और जो भी पेश आमदा उमूर होते हैं उनमें वो उनसे मशावरत करता है। तो ऐसा नहीं है कि फर्द वाहिद जो है वो फैसले करे और पार्टी पर अमल दरामद करे। मेरी नजर में शायद कोई ऐसी जमात मुझे पाकिस्तान में कम अज कम नजर नहीं आती।
अच्छा हैदरी साहब, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, आप देख लें, पीपल्स पार्टी को देख लें, वहाँ बिलावल भुट्टो को अब आगे कर दिया गया है। हालांकि उनसे सीनियर कई सियासतदान ऐसे मौजूद हैं जिनका हक बनता है कि वो आगे आएँ। लेकिन जैसे आपने कहा कि मजलिस आमला होती है, सियासी जमातों में पूरी एक निज़ाम होता है। लेकिन अगर 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 किसी पार्टी के सरबराह का बेटा या बेटी पूरे सियासी अमल से गुजर कर आगे आए तब तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ऐसे ही महज 19-20 साल के लड़के को, नौजवान को पार्टी का सरबराह बना दिया जाए तो इससे खतरात नहीं होते, आवाम को एतराज़ात नहीं उठते उस पर? देखिए, मैंने कहा कि ये इख्तियार तो पार्टी को, उस जमात को होती है कि वो अपनी क़यादत के अफराद में से या उनकी औलाद में से किसी को सिलेक्ट करे या किसी और शख्सियत को। जाहिर है कि बहरहाल क़यादत के लिए ऐसी शख्सियत का चुनाव जो कि बहुत सारे तजुर्बात से गुजरा हो, ये नागुज़ीर आमतौर पर होता है। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, निगरान चेयरमैन तो आसिफ अली जरदारी है, जो मेरे ख्याल में अभी 70 साल को उसकी उम्र पहुंचने वाली है। बाकी उनकी निगरानी में वो अपने बेटे की तरबियत कर रहा है, जो भी कर रहा है। लेकिन वो उनकी पार्टी का बहरहाल अंदरूनी मामला है कि वो क्या उन्होंने जो फैसला किया है दुरुस्त है या गलत है। लेकिन मैं एक जनरल बात आपके सामने रखी है कि अगर कोई बाप फोत होता है जो वो एक सियासी रहनुमा थे और उनकी औलाद में से किसी में अगर वो सलाहियतें मौजूद हैं और तजुर्बा भी रखता है और पार्टी और उसका इंतखाब करता है उनकी सलाहियतों की बुनियाद पर, उनकी खिदमत की बुनियाद पर, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। क्योंकि मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ बिलफर्ज, जो मेरी जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, तो हमारे इदारे होते हैं, फैसले इदारे करते हैं, बाकायदा इलेक्शन होता है। मौलाना रहमान साहब का इंतखाब भी इलेक्शन के जरिए होता है। मैं खुद पार्टी का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होता हूँ तो भी इंतखाब के जरिए होता हूँ। तो ये है हमारे यहाँ सिलसिला, तो इसमें कोई गवाहत मुझे तो नजर नहीं आती। जी हैदरी साहब, अच्छा अब मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत, अल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब को हमेशा सलामत रखे, लेकिन मुस्तकबिल में अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि मौलाना साहब अपने बेटे को या भाई को तैयार कर रहे हैं, तो ये खबरें किस हद तक दुरुस्त हैं? जमीयत में ऐसी कोई बात नहीं होती है कि किसी में सलाहियत होती है तो खुद उसकी सलाहियतें सामने आती है। मौलाना फजल रहमान साहब या हजरत मुफ्ती साहब और जो एक खानदानी उनकी खिदमत है, जदोजहद है, या जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से जो जदोजहद है, वो अपनी जगह पे एक मुसल्लम है। लेकिन बात ये है कि ये कहना कि जी कि इस तरह होगा, तो ये सारी चीजें वो जमात ही करती है। मौलाना फजल रहमान साहब का इंतखाब भी जमात ने ही किया था और अल्लाह ताला मौलाना साहब को हमारी जिंदगी भी दे और वो हमेशा अल्लाह उनको सही सलामत रखे। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात तो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे इदारे मजबूत है अल्लाह के फजल करम से, और वही इदारे चुनाव करते हैं। अच्छा मौलाना साहब, प्रोग्राम से हटकर एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि कल जो है MMA का जो बहाली का फैसला हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है ये किस हद तक कामयाब होगी और किस हद तक जो है ये माजी की तरह अपना किरदार अदा कर सकेगी मुल्क की सियासत में, या फिर एक बराए नाम ही इसका किरदार होगा? जमीयत उलमा इस्लाम की हमेशा कोशिश रही है कि दीनी जमातें सियासी अमल में एक मुश्तरका प्लेटफार्म इख्तियार करें। और MMA की गैर फाल होने के बाद भी हमने इस जरूरत को महसूस किया और मुसलसल इस हवाले से हमारी कोशिशें रही। फिर एक मरहला वो भी आया कि पार्टी ने एक कमेटी बनाई मेरी सरबराही में और तमाम उन जमातों से राबिते के लिए जो MMA में शामिल थी,
अल्लाह के फजल करम से मैंने उन तमाम जमातों से राब्ता किया और सबने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया जी। और उसके नतीजे में फिर एक स्टीयरिंग कमेटी कायम की गई और उस स्टीयरिंग कमेटी ने अपने सिफारिशात मुरतब किए। जी। चुनाचे 9 तारीख को दोबारा जो है वो दीनी जमातों का इजलास हुआ जी। और उसमें इत्तिफाक की राय से तय पाया कि एमएमए को दोबारा बहाल किया जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, अब आने वाले इजलास में इंशाअल्लाह उसका बाज़ाबिता ऐलान किया जाएगा जी। और इस इत्तेहाद का आने वाले इलेक्शन पे भी अच्छे असरात मुरतब होंगे। जी। और इसी तरह जो इस वक्त जो सियासी फिजा है या मजहबी जो फिरकवाराना कशीदगी बढ़ती जा रही है हमारे यहाँ, तो उस मजहबी फिरकवारियत को कम करने के लिए भी इंशाल्लाह इसके असरात जो है वो पड़ेंगे, क्योंकि इस इत्तेहाद में तमाम दीनी, सियासी, मजहबी कुव्वतें सब शामिल हैं। और माजी में भी ऐसा हुआ था जब एमएमए थी तो उस वक्त भी यहाँ फिरका वाराना फसादात और कशीदगी कम हुई थी और अब भी इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि फिरका वाराना जो कशीदगी है उसमें भी कमी आएगी। अच्छा मौलाना साहब, बिल्कुल आपकी जमात जैसे आपने कहा कि मुत्तहिदा मजलिस अमल बहाल हो रही है, बहुत फ़ायदा होगा इससे, लेकिन इससे फिर ये एक सोच नहीं पैदा होती है, एक सवाल सामने नहीं आता कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़ा जो है अब नए इलेक्शन आ रहे हैं उसमें नून लीग से अलहदा होती नज़र आ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि मजलिस अमल, मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफार्म पे जब आप आ जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि बराह रास्त आप नून लीग से अलहदा हो गए हैं। तो क्या मुस्तकबिल में ऐसी कोई प्लानिंग है कि आप नून लीग के साथ मिलकर रहेंगे या उनसे अलहदा होंगे? देखिए, जब दीनी जमातों का मुश्तरका प्लेटफार्म तश्कील पा जाएगा तो फिर जमीयत के फैसले तो उसी प्लेटफार्म से होंगे। तो जमीयत के फैसले जब उसी प्लेटफार्म से होंगे और हम अगर हुकूमत का हिस्सा रहेंगे तो फिर मुस्लिम लीग और हुकूमत के फैसले अपने होंगे और मुत्तहिदा मजलिस अमल के फैसले अपने होंगे। तो इस तरह ये जो तरह की जो बातें हैं वो नहीं हो सकेंगी। तो इसलिए जब ये प्लेटफार्म तश्कील पा जाएगा तो रफ्ता रफ्ता जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम जो इस वक्त मुस्लिम लीग के साथ एक एडजस्टमेंट की सूरत में हुकूमत का हिस्सा है, तो इसी तरह जमात इस्लामी जो है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का हिस्सा है, तो वो भी जाहिर है कि फिर उनके फैसले भी तो इसी दीनी प्लेटफार्म से होंगे, तो वो भी शायद वहां नहीं रह सकेगा। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि रफ्ता रफ्ता ये जो दीनी जमातों का जो प्लेटफार्म तश्कील होगा तो ये जमातें भी जाके फिर उसी प्लेटफार्म से अपने फैसले करेंगे और इसी तरह एक जो आने वाले इलेक्शन है या उसके लिए जो भी हिकमत अमली होगी फिर उसी मुश्तरका प्लेटफार्म से वो तय करेंगे। अच्छा हैदी साहब, इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों ने धरना दिया हुआ है, उससे पहले भी उनका जो 2 धड़े हैं, एक पहले जो था उस मरहले में उनका धरना था, अभी भी चल रहा है। तो आपने कहा कि दीनी जमातें हमारे साथ मजलिस अमल में शरीक हैं, मुत्तहिदा मजलिस अमल में, तो ये जो सुन्नी तहरीक वाले हैं या लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले हैं, तो इनके साथ आपके मामला क्यों सेट नहीं होते? ये क्यों नहीं आपके साथ इत्तिहाद करते? देखिए, वो कोई हमारे खिलाफ उन्होंने कोई मुजाहिरा नहीं रखा, बल्कि उनके खत्म नबूवत के हलफनामे के हवाले से उन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं समझता हूँ कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात सही है, दुरुस्त है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उन मसाइल को हम हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा अहम मसला था खत्म नबूवत का जो हलफनामा है उम्मीदवार के हवाले से, उसमें थोड़ी सी निकाबजनी की कोशिश की गई थी, तो अल्लाह के फजल करम से जमीयत उलमा इस्लाम ने
वो मसला हल किया और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने दोबारा मुत्तफ़क़ा तौर पर उसी हलफनामे, पुराने हलफनामे को बहाल किया जी। अब जो वोटर का हलफनामा है उसने बहाल होना है, और पार्लियामेंट में जितनी भी जमातें हैं सब ने इस पर इत्तेफाक भी किया है। लेकिन बदकिस्मती ये कि अचानक कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया। जब दोबारा कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा तो इंशाअल्लाह उसमें वो B7 और C7 जो वोटर का हलफनामा है उसको भी बहाल किया जाएगा। तो इन जमातों का, जो मजहबी जमातें हैं, उनका दबाव या कोशिश ये है कि ये भी जो C7 है और B7 और C7, ये जो उम्मीदवार जो वोटर का हलफनामा है इसको भी जल्दी बहाल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये उनका मजहबी फरीजा भी बनता है। हम पार्लियामेंट के अंदर जद्दोजहद कर रहे हैं और वो बाहर अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। जी अच्छा, ये लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों को आप मुत्तहदा मजलिस अमल में शरीक करेंगे? क्योंकि इन्होंने पेशावर के इलेक्शन में अच्छे खासे वोट लिए हैं, तो इनकी ज़रूरत तो आपको पड़ेगी कि ये भी आपके साथ शामिल हो जाएं। देखिए, पहले मरहले पर तो जो मुत्तहदा मजलिस अमल में जमाते हैं उनका एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म तश्कील पाएगा। उसके बाद बाहमी मशावरत से जो दीनी जमातें MMA की प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहेंगी तो हम उनको दावत देंगे और उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। ये थे हमारे साथ डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। आज हम बात कर रहे थे मोरूसी सियासत के हवाले से, उसमें ज़िमनी कुछ बातें भी हुई। तो मोरूसी सियासत पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है या ख़तरनाक है, इस हवाले से आपने प्रोग्राम को सुना और देखा। तो जहाँ तक मोरूसियत के ख़ात्मे की बात है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर बेटे में सलाहियत है तो वो आगे आ सकता है। लेकिन जितने भी सियासी हवाले से, जितने भी जो सियासी मराहल हैं उनको तय करके आगे आया जाए तो ये इस पर फिर कोई इतराज़ नहीं होगा। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता, बल्कि अकीदत में ही जो बाप के बाद बेटा, भाई, बेटी, बहू, इस तरह पूरा एक सिलसिला चलता है। ये ख़तरनाक होता है। अवाम को इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना होगा कि मोरूसियत का पाकिस्तान से ख़ात्मा हो जाए। मोरूसियत जहाँ भी होगी, चाहे सियासत में होगी, चाहे मज़हब के अंदर होगी, जहाँ कहीं भी जिस इदारे में मोरूसियत होगी, वहाँ नुकसानात ये होंगे कि एक ही बंदा या एक ही ख़ानदान पूरे के पूरे इदारे को, पूरे के पूरे सिस्टम को चलाने की कोशिश करेगा और अपने फ़ैसले उस पर नाफिज करेगा। और ज़ाहिर सी बात है कि एक बंदे के जो फ़ैसले होते हैं वो इदारे के लिए या सिस्टम के लिए किस कदर ख़तरनाक होते हैं वो सब दुनिया जानती है, तारीख़ उसकी गवाह है। आपको आज हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस हवाले से आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। विसाल उर्दू के ऑफिशियल पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, और इसी तरह प्रोग्राम बातचीत के ऑफिशियल पेज को भी फेसबुक पर आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और फ़ीडबैक दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।